फैसला आया सर कोर्ट में चांद साहब के जो घर पे बम या गोलियां चलाई गई थी, उसमें क्या फैसला आया सर आज? कि उनकी ज़मानतें हुई हैं, लेकिन ये बहुत ही एक हौलनाक केस है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो पुलिस के साथ मिलके, और ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि जिन लोगों ने हिम्मत की और हौसला किया कि आरएसएस, बीजेपी और पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके जोड़ से और उनकी कॉन्स्पिरेसी से जो ये दिल्ली में हमले कराए गए थे सीए एनआरसी को के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, उसे कुचलने के लिए, उनके सामने कुछ लोग मजबूती से खड़े रहे। ये जो चांद बाबू साहब की आज जो बेल हुई है अभी 2 दिन पहले, वो उस फैमिली में से हैं जो इस जुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। 24 फरवरी 2020 को इनके घर ना सिर्फ बम फेंके गए, गोलियां चलाई गईं, बल्कि बार बार हमले हुए और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने भी हमले हुए। ये थी बुनियादी केस। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक इंसान जो बम फेंकता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वीडियो है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक्टिव कार्यकर्ता भी था और इन हमलों के बाद, इन दंगों के बाद उसको रिवॉर्ड भी दिया गया और उसको जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसका शाहदरा का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये मतलब बम मारने पे बनाया गया है, बम मारने का इनाम देने पे उसको बनाया गया। तो ये सबूत डायरेक्ट थे। पुलिस ने इनकी कंप्लेंट पे भी एफआईआर नहीं की। इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराने की पुलिस में कोशिश की, जैसा कि आमतौर पे सभी केसेस में हुआ है ज़्यादातर, कि पुलिस ने नामजद एफआईआर नहीं की, ख़ास तौर पे तब जबकि आरएसएस और बीजेपी के जो एक्टिव मेंबर्स हैं और पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करने की किसी ने भी कोशिश की। तो इनकी नहीं हुई एफआईआर, बल्कि इनको उल्टा ही धमकाया गया कि अगर तुमने ये कोशिश की कि नामजद एफआईआर कराने की या कंप्लेंट भी दी तो तुम्हें उल्टा ही फंसा दिया जाएगा केस। लेकिन ये खड़े रहे, इन्होंने कंप्लेंट की, हमारे ऑफिस में आए, हमने 156(3) के ज़रिए से इनकी मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक तवील बहस करने के बाद, पूरी वीडियोग्राफी सब कुछ दिखाने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने, फाउद्दीन साहब ने इनका ऑर्डर किया एफआईआर का। देखिए, अब मज़ेदार बात यह है कि पुलिस आमतौर पे अगर कोई एफआईआर हो जाए तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी होती है और पुलिस ही, वो केस पुलिस का बन जाता है। लेकिन इस केस में खुद पुलिस ने ही इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की और फिर एक लंबी तवील बहस के बाद सेशंस कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि नहीं, इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसमें एफआईआर दर्ज करें। लेकिन इस दौरान सारे टाइम इस फैमिली के 3-4 लोगों को 5-5 मुकदमे डाल के जेल में भेज दिया गया, फर्जी मुकदमे डाल के, कि हम आपको जेल में डाल देंगे और लंबे टाइम तक जेल में रखेंगे अगर आप ये कंप्लेंट वापस नहीं लो। ये है इस केस का सबसे बड़ा जो मैं कहूँ सबसे हौलनाक बात जो है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इन लोगों को हौसला दिया है और फिर कानून और अदालत की मदद से हमने इनकी ज़मानत कराई है। और वो केस अभी तक, उसमें एफआईआर भी दर्ज करने के बाद पुलिस जो है उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। हालांकि उसमें जो टेररिज्म का मुकदमा यानी कि आतंकवाद का मुकदमा बनता है, क्योंकि बम फेंकते हुए साफ नज़र आ रहे हैं लोग और गोली चलाते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये सर, दिल्ली में सिक्योरिटी के नाम पे कैमरे लगाए गए थे, जो ये दंगे हुए थे, इन दंगों में एक चीज़ ये देखी गई कि कैमरों में जो बच्चे खड़े हुए थे उन पे भी केस लगा दिया गया। ये क्या सीन है सर? देखिए, ज़्यादातर कैमरों में जो इसमें भी बहुत ही पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका रोल और साफ हो जाता है। जितने भी कैमरे ऐसी जगह पे थे जहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के लोग और पुलिस के लोग दंगा करते हुए, हमले करते हुए, गोली चलाते हुए, ये सब चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे थे, वो सब कैमरे पुलिस ने ये बता दिया कि ये सब तोड़ दिए गए। ठीक है। और आरएसएस, बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ और पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं किया। इसके बरक्स जिस जगह पे मुस्लिम लोग खड़े भी थे या नहीं भी खड़े थे, उनकी या कहीं और अपने काम से जा रहे थे, क्योंकि घर के आसपास ही तो होंगे सब अपने, जब इतना बड़ा बाहर हमले हो रहे हैं, कपिल मिश्रा साहब और उनके लोग और आरएसएस के दूसरे लोग हमले कर रहे हैं पुलिस के साथ मिलके, तो जाहिर बात है लोग सड़कों पे भी आएंगे और कौतूहल में भी आएंगे और अपनी हिफाजत करने के लिए सड़कों पे आएंगे। तो उसमें जो भी इंसान कहीं जहाँ पे झगड़ा हुआ भी है
उससे कोई 2 किलोमीटर दूर है, उस पर भी मुकदमा पुलिस ने लगा दिया। तो इसमें बुनियादी बात यह है, जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, अमित शाह साहब, उनके इशारे पे उन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं। और हमारी ऑफिस से हम यही कार्रवाई कर रहे हैं कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर ना हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना होम मिनिस्टर हैं, ना कोई पुलिस का अधिकारी है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसकी सीधा जगह जो है वो जेल में ही है। तो यही हमारे से दुश्मनी जो मेन जो है इस भ्रष्ट जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी भी इसी वजह से हमसे वो दुश्मनी और जो नफरत रखते हैं वो इसलिए रखते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये सर, काफ़ी टाइम देखा गया है कि कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, फिर उन पे ट्रायल चलते हैं, केस चलते हैं, उस दौरान वो जेल में भी रहते हैं। सडनली 15 साल बाद ऐसा हुआ है, 20 साल बाद या 7 साल बाद आता है कि जी ये तो बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनकी फैमिली टॉर्चर हुई है, जो उनकी उम्र और उनका इतना बड़ा लॉस हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है सर? उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की और उनके जो राजनीतिक आका हैं या जो उनके माई बाप हैं उन्हीं की बनती है। उनके खुद के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के भी होने चाहिए, गलत इन्वेस्टिगेशन के लिए भी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे देखिए बहुत सारी घटनाएं हुई हैं बम ब्लास्ट की और इसकी उसकी, तो अगर उसमें बेगुनाह लोगों को पुलिस ने पकड़ा है तो इसका एक ख़ास और अहम नतीजा ये भी है कि जो गुनहगार हैं वो बाहर घूम रहे हैं। तो पुलिस ने जानबूझ के सबूत होने के बावजूद जो गुनहगार लोगों के जिन्होंने किया था बेगुनाह लोगों को पकड़ा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो भ्रष्ट अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो उन आतंकवादियों से उनकी कुछ साठगांठ है। तो ये है इसका सबसे बड़ा नुकसान, जो कि देश और समाज को नुकसान है। तो इसमें सबसे अहम बात है, और हम ये हर बार ये बात कहते हैं कि ये सिर्फ डिफेंस करना और उनको बरी कराना मसले का हल नहीं है, बल्कि मसले को और बढ़ावा देना है। इस तरह तो एक तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाती है, जो भ्रष्ट लोग हैं वो बनाते हैं। उसके बाद उनको ये पता है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। जो हमारी तंजीमें भी हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ इन लोगों को 15 साल बाद 20 साल बाद छुड़ा लेती हैं। लेकिन असली इसका सलूशन या असली इलाज ये है कि हम इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि किसी भी अधिकारी की हिम्मत ना हो कानून तोड़ के बेगुनाह लोगों को फंसाने की। इस काम को हमारी तंजीमें नहीं करती हैं, हम कर रहे हैं। तो हमारे से दुश्मनियाँ किस तरह की निकाली जा रही हैं पूरी दुनिया के सामने, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हमने फाइन भी कराए हैं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, SC/ST एक्ट में भी मुकदमे दर्ज कराएं जिन लोगों ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ ज्यादती की। और ये एक बात मैं यहाँ साफ करता चलूँ कि इस तरह के जो झूठे मुकदमे हैं मुसलमानों से कहीं ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ हैं। क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध लोगों के खिलाफ भी मुसलमानों से कहीं ज़्यादा मुकदमे हैं। तो हमें ये भी अपने जहन में साफ रखनी पड़ेगी बात कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनके खिलाफ ये मनुवादी मानसिकता की सरकारें हैं और रही हैं। ये पिछले 7 साल से तो एकदम ज़्यादा ही एकदम खुल के हो रहा है काम, लेकिन उससे पहले भी यही काम होता था। सर, आपको नहीं लगता कि यूपीए जो कानून लागू हुआ है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मेरी जो सोच है, मैं सख्त कानूनों के खिलाफ इंसान नहीं हूँ। हालांकि इसमें दो राय हैं बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे जो कानून के माहिर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो इस बात को कहते हैं कि इस तरह के सख्त कानून होने ही नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं दूसरे एक सोच का मालिक हूँ और दूसरी जो एक सोच है उसका फॉलोअर हूँ या मानने वाला हूँ, जो ये कहती है कि सख्त कानून तो होने चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ कि सख्त कानून होने चाहिए। जैसे ड्रग्स जो करते हैं डील, उनके खिलाफ सख्त कानून आना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ ज्यादती करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनने चाहिए। इस तरह के जो फाइनेंशियल क्राइम्स करते हैं, जो जैसे ये अडानी अंबानी इस जैसे लोग जो बैंकों के बड़े बड़े घोटाले करते हैं, उनके लिए बहुत सख्त कानून बनने चाहिए। और जो मजलूम हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं, महिलाओं के साथ ज्यादती करते हैं, उनके लिए सबके लिए सख्त कानून बनने चाहिए। लेकिन उनका जो नाजायज़ इस्तेमाल है उसकी पनिशमेंट भी, या कोई अफसर गलत केस लगाते हैं तो उसकी पनिशमेंट भी उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए जो इन सख्त कानूनों के तहत आती है, उन जो इन सख्त कानूनों का वायलेशन करते हैं। ये है इसका असली सलूशन जो मैं समझता हूँ। मगर होता नहीं है ऐसा। बेगुनाहों को सख्त कानूनों में फंसाया जाता है और गुनहगार जो कि सच में
सख्त कानूनों के जद में आने चाहिए, उनको लालच की वजह से या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पकड़ा ही नहीं जाता। मेरा एक सवाल यह है कि इस दंगों से पहले जिस हिसाब से खुलेआम वार्निंग दी गई थी कि ये कैंप हटा लो, जो बैठी हुई थी हमारी महिलाएं बैठी हुई थी और खुली चेतावनी दी थी, उसके बाद ये राइट हो गए, तो जिन लोगों ने इसमें रोल अदा करा था, ऑन कैमरा उन्होंने बोला था, उन पर कोई कार्रवाई हुई सर? नहीं हुई, बल्कि जो हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं सॉलिसिटर जनरल साहब, उन्होंने ये कहा था कि कपिल मिश्रा साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए वातावरण ठीक नहीं है। वातावरण ठीक नहीं है, जबकि 750 एफआईआर पुलिस कर चुकी है, लेकिन खुद देश के सबसे बड़े दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर कोर्ट में ये कहते हैं कि ये वातावरण नहीं है इस लायक। तो इस बात का साफ ये है कि सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ही है ये। हमने एक और केस में भी हाई कोर्ट में केस डाला था, जिसमें एक जॉइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर ने ये कहा था कि हिंदू लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, हिंदू कम्युनिटी में उससे नाराज़गी है। तो उसके ऑर्डर के खिलाफ भी हमने कोर्ट को अप्रोच किया था और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया नहीं होनी चाहिए, हिंदू कम्युनिटी में उससे नाराज़गी है। तो उसके ऑर्डर के खिलाफ भी हमने कोर्ट को अप्रोच किया था और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि इस तरह के किसी भी ऑर्डर पे किसी भी पुलिस अधिकारी को अमल नहीं करना है, ऐसा सख्त निर्देश कोर्ट ने दिया। सर आपके से एक बात तो साफ मुझे लग रही है, जो आपकी फाइट है वो जो लोग पकड़े गए हैं उनको छुड़ाने की फाइट हो रही है जो आपके हिसाब से, और इसके अंदर तो अपराधी तो ये केस मुझे समझाइए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि दंगे हुए हैं जिन्होंने कराए उन पे केस नहीं है, आप जो काम कर रहा है, जो लोग पकड़े गए हैं नागहानी, उनको छुड़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं आप जी। मैं ये काम भी कर रहा हूँ, लेकिन हमारी ज़्यादातर तंजीमें ये काम ही कर रही हैं और ये गलत स्ट्रैटेजी है, गलत तरीका है। हमें अपना ज़्यादा ध्यान, और मैं अपना ज़्यादा ध्यान जिस चीज़ पे लगा रहा हूँ वो ये है कि ये गलत कार्रवाइयाँ, जैसे मैंने अभी भी कहा आपसे, कि ये रुकेंगी कैसे, क्योंकि करोड़ों मजलूम हैं। अभी 100, 200, 1000 के खिलाफ है, अभी करोड़ों बाकी हैं, सबके खिलाफ ऐसे मुकदमे होते रहेंगे झूठे। तो रोकने के लिए, ताकि किसी की ऐसी जुर्रत ना हो कानून तोड़ के ऐसे गलत काम करने की, किसी भी अधिकारी की या किसी भी राजनीतिक नेता की ऐसी हिम्मत ना हो, उसके खिलाफ मुकदमे करने चाहिए, जो हमने किया है और जो हम कर रहे हैं बड़े लेवल पे। हमारा हर ऐसे केस में जिसमें बेगुनाहों को बंद किया गया है या मजलूमों को बंद किया गया है, पहला काम हमारा यही होता है कि हम उसमें तलाश करते हैं कि क्या इनको ये बेगुनाह है और इनको फंसाया गया है, झूठे सबूत पैदा करके। अगर झूठे सबूत पैदा किए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं या क्रिएट किए गए हैं या घड़े गए हैं, तो हम फिर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ कार्रवाई पहले करते हैं। वो है असली रोक, और वही है असली इसका सलूशन। नहीं तो आप छुड़ाते जाइए, बल्कि ये तो एक तरह का धंधा ही बन जाएगा ना फिर कि, और ऐसे लोग जो कि छुड़ाने का काम ही कर रहे हैं सिर्फ, उनके लिए भी अच्छा है कि जितने ज़्यादा लोग पकड़े जाएंगे वो उतने ज़्यादा लोगों को छुड़ाने का काम उन्हें मिलेगा, दुनिया से चंदे भी इकट्ठे करेंगे और दुनिया में वाहवाही भी लूटेंगे कि हम लोग इन मजलूमों की मदद कर रहे हैं। ये सलूशन नहीं है, सलूशन है इस गलत काम पे रोक लगाने का। इसीलिए हम लोग जो इस तरह के केसेस करते हैं उसमें किसी से भी एक भी पैसा नहीं लेते। हमें भी देने के लिए पैसे बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस जो हैं उसमें हम पैसे नहीं लेते और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं इस तरह के केसेस। ये बहुत अहम बात है। अब जो मैं मुद्दा उठाने जा रहा हूँ सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अगर कोई मोमडन जो बातें करे, मोदी सरकार के खिलाफ बात करे कि अंधभक्त हैं, ये हैं वो हैं, उल्टी सीधी बात करे, उन पर सडनली केस बन जाता है। क्यों सर? वो मोदी जी सरकार को, मोदी जी को और इतना कोसते हैं, इतनी मतलब कई बार तो वो इतने आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं कि सरकार को गाली तक देने शुरू कर देते हैं, और उसका ये असर हो रहा है। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उनको फॉलोअप कर रही है। जैसे मैं बताऊं, ये लोग जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं जयपुर में और कहते हैं अंधभक्तों में आ गया, तो अंधभक्त तो पहुँचते नहीं है। मुसलमान जो है वो पहुँच जाते हैं कोरमा बिरयानी लेके और उनका इस्तेमाल कर रहा है। और एक मैंने उनकी जो सोशल मीडिया पे लाइव देखी है उन यूट्यूबर की, वो खुद नोट कमा रहा है। ये कौन लोग हैं सर? कोई भी कम्युनिटी जब भी कोई अपना दिफा या अपनी तरक्की कर सकती है जब वो अपने दोस्त और दुश्मन ठीक से पहचाने। अगर दोस्त और दुश्मन पहचानने में गलती करेंगे तो गलत डायरेक्शन में जाएंगे और वो हमेशा नुकसान ही उठाएंगे।
तो इस तरह की बातें देखिए, सबसे पहले तो जो इश्तियाल अंगेज़ बातें होती हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस पे ताली तो बजा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को, ताली बजाने वालों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा कभी भी, बल्कि उनका उसका उल्टा नुकसान ही होता। जो असली कार्रवाई करने वाले हैं वो इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ बातें नहीं करते, वो कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं। चाहे वो देखिए, देश में, मैंने अभी भी कहा आपसे, पूरे देश में संविधान और कानून से ऊपर कोई भी नहीं। अब हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं वो कमज़ोर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही आज़ाद नहीं है अपनी काम करने में। तो ये कमोबेश मान लिया जाए कि संस्थाएं कमज़ोर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के संविधान और कानून में इतनी ताकत है कि मेरे ऑफिस पे 200 लोग, इससे बड़ी घटना तो नहीं हुई होगी ना देश में कोई भी, 200 लोग आम 15 साढ़े 15 घंटे तक आके यहाँ पे गैरकानूनी तरीके से अटैक करें और फिर भी नाकाम होके लौटें। किसकी ताकत है? संविधान की। ईमान की ताकत तो है, अल्लाह ताला की मदद है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला अगर नहीं मदद करेगा तो ऐसे काम नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन जो ईमानदारी से, जो भारत के संविधान और कानून से काम करेंगे तो उसको अल्लाह ताला की भी और अज़गैब से मदद आएगी ही। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा तो हम आपके सामने बैठे हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना में भी भारत का संविधान जीता। वो यहाँ से गैरकानूनी तौर से डकैती मार के, भले ही उन्होंने हमें 20 बार अमित शाह साहब के नाम लेके धमकियाँ दी, जो कि वीडियो में रिकॉर्डेड है, और अब वो वीडियो देने से भाग रहे हैं, तो तब भी नाकाम होकर लौटे ना। हमने उनको कानून की मदद से ही रोका और गैरकानूनी काम करके जो हम ज़बरदस्ती हमारे से कंप्यूटर छीन के ले जाना चाहते थे वो नहीं ले जाने दी। तो असली जो काम कर रहा है, तो ये है असली काम। सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ बातें करके जो करते हैं और जो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे बड़ा सिग्नल है कि वो लोग दोस्त नहीं दुश्मन हैं, और वो आरएसएस और मनुवादियों का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, देखिए ये लोग किस लिए करते हैं ऐसे काम, इतने बड़ी बड़ी इश्तियाल अंगेज़ बातें करते हैं। उन्हें तो पता है हम तो सरकार के साथ मिली भगत है ही, हमारा कुछ होगा नहीं। अब जो दूसरे हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी देखा देखी वो भी ऐसी बातें करने लगते हैं। तो अदरवाइज वो इस तरह की सोच वाले हैं ही नहीं यंगस्टर्स, मगर उन्हें लगता है ये बात तो करना सही है और टीवी पे हो रहा है और इन साहब का कुछ हो भी नहीं रहा है, तो हम भी ये बात करें। दिल में उस तरह की भावना तो होती है, लेकिन उसको भावना को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही सभ्रांत होना चाहिए, बहुत ही मज़बाना होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कानून और संविधान के दायरे में होना चाहिए। तो उससे तो होगा फ़ायदा। लेकिन इन लोगों से होशियार रहना इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। हमारे जो मजलूम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम कम्युनिटी के या सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको ये ऐसी बातें कर करके उनसे भी ऐसी बातें करवाते हैं और खुद ही फिर पुलिस को भेज के उनको अरेस्ट कराते हैं और ये सब काम कराते हैं। ये एक बड़ी साजिश है और इसका जो शुरुआत हुई थी वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में हुई थी, और इंडिया में भी, हमारे भारत में भी बहुत सारी ऐसे कार्रवाई हुई है कि बहुत सारे ऐसे, में मुस्लिम कम्युनिटी का एग्जांपल दूं, ऐसे मौलाना बहुत सारे मस्जिदों में जाते थे और इस तरह की मतलब गंदी गंदी बातें करते थे कि ये हो रहा है। मतलब देखने में तो बातें ठीक लगती हैं, लेकिन हमें इस काम को करना चाहिए और इसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए, इस तरह की बातें ऐसे लोग गए जो कि एकदम मौलाना की शक्ल में होते थे, लेकिन वो एजेंट किसके होते थे? आरएसएस के। अब उस मस्जिद की मीटिंग में बैठ के हम ऐसे केसेस कर रहे हैं कि एक तो ये आरएसएस के जो एजेंट हैं वो आ गए, मस्जिद में बैठ के ऐसे बातें की, 10 लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस 10 की मीटिंग में ये सब बातें तो कहीं उस आरएसएस के मौलाना ने, तो उसकी बुनियाद पर केसेस लगे हैं लोगों पे और वो बेचारे 9 लोग अरेस्टेड हैं। खूफ है या फिर ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है, ये बात आपके जहन में साफ होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों से कुछ फ़ायदा हो ही नहीं सकता और है भी नहीं। फ़ायदा होता है, हम भी बोलते, देखिए प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो पीसफुल प्रोटेस्ट महिलाओं ने किया दुनिया का, सीए एनआरसी में, उसी से सीख कर तो किसानों का आंदोलन कामयाब हुआ। तो हमारी जो मुस्लिम ख्वातीन ने जो काम किया उससे सीख के किसानों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। और अगर कोरोना नहीं होता तो शायद सीए एनआरसी भी अभी तक विड्रॉ हो चुका। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट पीसफुल था, बावजूद इसके कि पुलिस ने पूरी ताकत लगा ली, बावजूद इसके कि आरएसएस को अपने शूटर्स तक भेजने पड़े। वहाँ पे 2 लोग, शाहीन बाग में एक आया
और एक जामिया में भी आके गोली चला के गया, जिसके तार सीधे सीधे आरएसएस से जुड़े हुए थे। मतलब इतने मजबूर हो गए और इतनी ज़रूरत होती है इन्हें वायलेंस कराने की, मनुवादियों को और ज़ायनिस्ट फोर्सेस को और जो पुलिस में भ्रष्ट अधिकारी हैं। क्योंकि अगर पीसफुल सब कुछ हो रहा होगा तो ये फिर कोई उसको डाइवर्ट नहीं कर पाते और इशू मुद्दे से भटक नहीं पाता। बहुत लोग बोल रहे थे ना किसान पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, हुआ। प्रधानमंत्री साहब ने खुद माफ़ी मांगी ना, ये है ताकत पीसफुल प्रोटेस्ट की। तो ये सब चीज़ें जहन में रख के काम होना चाहिए तो सफलता मिलेगी, वरना जो है फिर आप दूसरे लोगों के ट्रैप में ही आओगे। तो अब टेस्ट में 3-4 बता देता हूँ। जो भी इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो जो आपके दिल को बड़ी अच्छी लग रही हो, सिर्फ बातें कर रहा हो और ऐसी बातें कर रहा हो जो कि लॉजिकली भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, मगर अमल नहीं करता उस पर, ठीक है, तो वो आरएसएस का एजेंट है या फिर बहुत बड़ा नासमझ आदमी है। तो ये आप लोगों को अगर फैसला करना है, लेकिन वो सही रास्ते पे नहीं है। दूसरा टेस्ट के अमलिया तौर पे जब मुश्किल होती है तो उसमें कोई फार्मूला ऐसा कि इन सब मुसीबतों से छुटकारा कैसे मिलेगा, वो फार्मूला नहीं बताते ऐसे लोग, बिल्कुल नहीं बताते। गाली बहुत देंगे, इसको गाली उसको गाली कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। जब आप उनसे ये पूछेंगे आपने आज तक किया क्या, तो सिफर। हाँ, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बहुत। तीसरी चीज़ कि वो सरजमीन पे उतर अपने कपड़े गंदे नहीं करेंगे, आप लोगों से कहेंगे आप ये करो वो करो वो करो। तो ये 3-4 टेस्ट ऐसे हैं। और चौथा टेस्ट ये है कि अगर कई बार एक्सपोज हो जाते हैं तो दिखाने के लिए भी सरकार छोटे मोटे मुकदमे लगा करो। ये है टेस्ट जो हमें और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को, जो SC ST और माइनॉरिटीज़ के नौजवान हैं, उनको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपकी शख्सियत का एक पहलू ऐसा भी है, मैं समझता हूँ वो पहलू किसी ने नहीं देखा, वो मैंने देखा है। साउथ दिल्ली में हर साल वाल्मीकि जयंती होती है और जब वहाँ पर आप आए, आपको वहाँ जो सम्मान मिला, तो वहाँ मेरे लोगों से बात भी हुई, उन्होंने ये बोला कि वहाँ की सजावट और वहाँ उनकी आप बहुत ही हेल्प करते हैं, उस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। देखिए, ये बातें करके अगर बताई जाए तो ये नहीं, मैं चाहता हूँ सर, जो देश का माहौल है ना, लोग कहते हैं कि जी पराचा साहब जो है बॉम्बन करते हैं, उनके लिए मेरा क्वेश्चन है। नहीं, उनके लिए हमें क्या ज़रूरत है, हम तो, मैं कट्टर मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो कब मना कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ कोशिश, बन नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कट्टर मुसलमान वो होता है जो सबसे ज़्यादा मजलूम है, उनकी मदद सबसे पहले करे। तो जयंती का बताइए ना, वहाँ कैसे आप जुड़े, कैसे? वो छोड़िए, उसमें क्या है, वो तो एक जगह आप चले गए तो आपको पता है, लेकिन वो लोग हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो हमारे अपने हैं, हम वो हैं और वो हम हैं, क्योंकि वो भी मजलूम है और हमारी कम्युनिटी भी मजलूम है, तो हम में और उनमें फ़र्क ही नहीं है ना कोई। तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये हमारे दिल में है, और जो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं या उनके दिल में। लेकिन जो दुनिया के सामने मैं इतनी बात ही बता सकता हूँ कि जो मैं वकालत का काम जो फी सबिलिल्लाह फ्री में करता हूँ, वो 60 से 65% या 70% भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है, और उसके बाद जो है 30 से 35% ही मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होता है। तो दूसरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए 65 से 70% मेरा काम है, 30% मुसलमानों के लिए है, क्योंकि ये एक कट्टर मुसलमान का चेहरा है, क्योंकि हमसे ज़्यादा, मुसलमानों से ज़्यादा मजलूम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं। ये बात सच्चाई है, ये बात उतनी सामने नहीं आती है जो आनी चाहिए। तो आपके ज़रिए से भी मैं ये बात भी लोगों को बताऊंगा कि अपने आसपास जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, सबसे ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह पे मुसलमान ही सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हो, तो वहाँ उनकी मदद होनी चाहिए। एक मुसलमान का तो ये फ़र्ज़ है, जहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और दूसरे माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। जहाँ कोई अगर मनुवादी मानसिकता का भी इंसान है, जो चाहिए, एक मुसलमान का तो ये फ़र्ज़ है, जहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और दूसरे माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। जहाँ कोई अगर मनुवादी मानसिकता का भी इंसान है, जो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अगर है जो हम लोगों सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, तो सबसे पहले मदद उसकी होनी चाहिए। अभी मेरी गुफ्तगू हो रही थी महमूद पराचा साहब से। महमूद पराचा साहब ने क्लियर कर दिया है कि ये जो दिल्ली दंगों की जो इनकी लड़ाई है, ये जारी है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो।